नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। सर, योगी आदित्यनाथ को पुलिस के बचाव में सामने आना पड़ा और एक तरह से जो अपराधी हैं, उनको जिस तरह से शील्ड देने की कोशिश हो रही है अदालतों के ज़रिए, जो पहले भी होता आया है, तो आपको लग रहा है कि एक तरह से न्यायपालिका और उत्तर प्रदेश के सीएम आमने-सामने आ गए इस मुद्दे पर जो हाफ एनकाउंटर का मामला है? देखिए अंजू जी ऐसा है कि इस देश में जो अपराधी इकोसिस्टम है, उसको डिफेंड करने वाले बहुत आ जाते हैं। लेकिन जो सुरक्षा के लिए अपनी जान देते हैं, हम तो आए दिन जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं, उनके लिए कोई ह्यूमन राइट कमीशन नहीं खड़ा होता, कोई एनजीओज नहीं खड़ी होती, वेरएस टेररिस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। टेररिस्ट पाकिस्तान से उठकर आया, वो यहाँ मरने मारने के लिए आया, सुइसाइड बम्पर बन के आया, वो यहाँ 10 लोगों को उड़ाना चाहता है, 50 लोगों को जितना हो सके। और उसके लिए ये हम जब देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा इकोसिस्टम है जिनको बहुत प्यार उमड़ता है और जो अपनी जान पर खेल के उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, उन बेचारों का कोई पूछता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, बाकी स्टेट की पुलिस फोर्सेस, जैसे आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात की, यूपी पुलिस है और सीएपीएफ हमारे एनकाउंटर्स में इन्वॉल्व होती हैं, सीआरपी वगैरह। उन बेचारों का कोई ह्यूमन राइट कमीशन में उनके लिए कुछ नहीं है। जो देश के लिए अपना सब परिवार सब छोड़कर लड़ते हैं कि किन हालात में रहते हैं, और उनका इस देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो उनके लिए खड़े नहीं होते। तो अब जो यूपी में हो रहा है, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वो एक अच्छा लीडर का मैं समझता हूं एक करेक्टर होता है। अपनी फोर्स का, इवन 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 इन द फोर्स, अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी फोर्स के लिए खड़ा हो। अगर आप देखिए, बहुत आसान है आप उनको दुत्कार देना, लेकिन फिर क्या होता है, लॉलेसनेस होती है जो आपने कई सालों से यूपी में देखी। गुंडा राज होता था, वहां माफिया चलता था, वहां दिन दिहाड़े लड़कियां उठाई जाती थी, वहां दिन दिहाड़े आपका अच्छा विटनेस कोई नहीं पे। जो जो हमारे जज साहब बात करते हैं ना नॉर्मल कानून की, बहुत अच्छा, सबको नॉर्मल कानून मानना चाहिए, रूल ऑफ लॉ मानना चाहिए। लेकिन जहां माफिया चलता है ना, यहाँ ये गुंडा राज चलता है, वहां आपका विटनेस आपके अदालत में पेश नहीं हो सकता। विटनेस को कुचल दिया जाता है कोर्ट में जाने से पहले, हमने देखा है। तो ऐसे में अब क्या रूल ऑफ लॉ चलाइएगा? तो ऐसे लोगों को सीधी उंगली नहीं टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है, जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाए, मैं उसको कानून दिखाता रहूं पाकिस्तानी टेररिस्ट को, जो यहां अमेरिकन राइफल लेके आया हुआ है, बम बना के आया हुआ है, आईडी लेके आया हुआ है, मेरे देशवासियों को मारेगा, मुझे मारेगा, क्या पुलिस वाला फायर नहीं करेगा? उसको पहले कहेगा तुझे मौका देता हूं। नॉर्मल कानून में आज ये आपने उसको पहले वार्निंग देनी है, फिर उसको वो करना है। अगर मैं वही फॉलो करता रहूंगा तो नेक्स्ट हिट में ही विल किल मी। तो पुलिस का काम बड़ा जान जोखिम वाला है। तो हमें, अगर और योगी जी ने ठीक कहा कि अगर पुलिस गोली नहीं मारेगी तो अपने आप को गोली खलवाएगी क्या? तो फिर उसके माँ बाप बच्चों का कौन देखेगा? और क्या अगर मेरे ऊपर कोई गोली चलाता है तो मैं क्या फूल फूल मालाएं उसको पहनाऊंगा? तो ये भारत की पुलिस की स्थिति है। इसका जो अच्छा, देखिए रिजल्ट वही आता है जहां लीडर खड़ा होता है। पुलिस, यही पुलिस वो आज वही यूपी पुलिस है जिसने गुंडा राज खत्म कर दिया। वही पुलिस तो वही थी, लेकिन लीडरशिप कमजोर थी। अच्छी लीडरशिप आप दीजिए, ये इंडिया की पुलिस के बराबर कोई नहीं है। और ये हालात को बिल्कुल काबू में, आप देखिए गुंडा राज कैसे योगी जी ने किया। मैं समझता हूं पूरे देश के लिए वो एक मिसाल है। और आज अगर आप सर्वे करेंगे यूपी के आम लोगों का,
मुझे लगता है 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त करके रखा है। और मैं समझता हूं ये चीजें ये तभी मुमकिन थी जब आपने उंगली टेढ़ी नहीं की थी, और जब तक आप नॉर्मल, जहां विटनेस जा नहीं सकता, गुंडों गुंडों के अगेंस्ट पेश होना, अगर कोई गलती से पेश हो जाता था तो वो घर नहीं पहुंचता था, उसको कुचल देंगे या उनके बंदे मार देंगे, गुर्गे जो इनके होते हैं। तो इस तरह का गुंडे राज को डील करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन रूल ऑफ लॉ जब हालात सर से ऊपर निकल जाते हैं फिर रूल ऑफ लॉ से नहीं चल सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं, हमने जिंदगी में देखा, वहां उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और अगर पुलिस इसमें तो एक फ्लिकर ऑफ सेकंड का वो है, आपने चूक खाई तो नेक्स्ट गोली आपके इधर लगेगी, इधर लगेगी। तो वी कैनॉट अफोर्ड टू गेट आवरसेल्व्स किल्ड, सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, सुझाव अच्छा है, उसको सुझाव को मद्देनजर रखा जाएगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई गोली चलाएगा, हमारी भारत की पुलिस उसको वापस जवाब देगी। वो उनका इंतजार नहीं करेगी वार्निंग देने के लिए और फूल बरसाने के लिए। जी, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कई बार अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए, सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरने के लिए इस तरह के हाफ एनकाउंटर किए जाते हैं, अपराधियों के पैरों में गोलियां मारी जाती हैं। ये सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज महोदय ने कहा है। और सर, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद है, और उसी पर सवाल उठते हैं। कभी बुलडोजर की कार्रवाई जब इन अपराधियों के खिलाफ होती है तो उस पर भी सवाल उठते हैं। हर बार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ही अदालतों तक पहुंचता है और इस तरह की टीका टिप्पणियां आती हैं। क्या अदालत में बैठे लोगों को दिखता नहीं कि उत्तर प्रदेश इस वक्त कितना सुचारू ढंग से चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? देखिए, यही अफसोस है कि जो हमारा कानून चलाने वाले न्यायाधीश हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कट रहते हैं, और यही अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताइए, दोहरा मापदंड क्यों? आप सारा देश ने देखा जस्टिस वर्मा, तो ये जो जज साहब थे दिल्ली हाई कोर्ट में, इनके घर में अगर आपको याद होगा पूरे भारत ने, सोशल मीडिया क्या मेन स्ट्रीम मीडिया सब ने देखा किस तरह से वहां आग लगी इनके स्टोर में, वहां नोटों की ढेरियां पड़ी हुई थी जो जल गई। और उसके बाद आज तक क्या हुआ? पूरा देश इंतजार कर रहा है कि एफआईआर दीजिए। ये भाई भतीजावाद जो आप जुडिशियल सिस्टम में चलाते हैं, किस तरह से बचाने के लिए उनको क्या पनिशमेंट दी? इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजो। अरे क्या पनिशमेंट है भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट? आप उसको ट्रांसफर करते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप एफआईआर नहीं लगनी चाहिए थी? जस्ट बिकॉज ही इज जज, ही इज अबव लॉ, उनके लिए कोई कानून नहीं है? मुझे दिखाए ना कौन सी कानून में लिखा है कि जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। आप एक हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट है वो 3 चीफ जस्टिस की कमेटी बनाती है कि इसमें आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इन हाउस इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। पुलिस ने तो मौके पे तो दी ही, सारा वीडियो प्रूफ सब कुछ दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जो एक कमेटी बनी उनको भी दिया। उसके बाद उस कमेटी को ही ये नकारते हैं, और इनका अभी तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं लगी। मैं कहता हूं इम्पीचमेंट भी कल को हो जाता है पार्लियामेंट में। हालांकि मैंने आज तक तो देखा नहीं किसी जज को इम्पीच होते हुए, क्योंकि प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है। तो उसमें वो कौन सी सजा है? आपको अगर निकाल भी दिया तो आपने जो क्राइम किया उसकी सजा कहां मिली? आपने करप्शन किया, इतने नोट है, और ये कहते हैं जी मेरे हैं ही नहीं। भाई मेरे घर में कोई मेरे स्टोर में पैसे रखता है तो क्या मेरी जानकारी के बगैर होता है? या तो फिर अगर आपका नहीं है तो फिर वो जो गार्ड लगी है उनका है क्या? तो करिए साबित उनके खिलाफ। वहां बिना गार्ड के, वहां गार्ड लगी हुई है, बिना उसकी इजाजत के अंदर जा नहीं सकता। आपके फैमिली मेंबर के इजाजत के बगैर तो गार्ड वाला भी अंदर नहीं जा सकता। तो फिर वो किसका पैसा था? तो आप देखिए, सारी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और एक जुडिशरी को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, भारत में
जज का वो जो रुतबा है वो नेक्स्ट टू गॉड है। हम सभी मानते हैं जी जस्टिस यहीं से मिलता है, लेकिन यही भारत के जो सिटीजन है, देशवासी है, वो देख रहे हैं कि जुडिशरी अपने जब जज साहब फंसते हैं तो क्या करती है। तो ये सारा देखा जा रहा है। इसीलिए आप जब बात चलती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट्स कमीशन की, तो उसको आप स्टे कर देते हो। और ये देश देख रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कितनी जरूरी हैं। और ये हर सिटीजन, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप पर्दा नहीं डाल सकते। और ये दोहरा मापदंड क्यों? अपने में जब हो तो ऐसा पुलिस को जैसे मर्जी जूते मारिए, वो तो उसके ऊपर तो हर कोई चढ़ता है। अब लेकिन चाहता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि दोहरा मापदंड कैसे होता है। एक हमारे यहाँ जज साहब होते थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो जब भी कोई इंसिडेंट होता था तो एसएचओ जब पेश होता था तो उसके उल्टा सीधा उसको एसएचओ की बेइज्जती करना, उनको बदतमीजी करना। तो सोचते हैं जज साहब की कुर्सी पे बैठे हैं, जो मर्जी बोल लीजिए। तो एसएचओ बेचारा चुप रहता था। एक दिन उन्हीं जज साहब के घर में चोरी हो गई। तो उसने जो चोर था, वो एसएचओ को जब तफ्तीश की, उसको पता लग गया किसने चोरी की। तो उसको जज साहब ने कहा कि आप पकड़ते क्यों नहीं उसको? उन्होंने कहा बिल्कुल पकड़ेंगे। तो जब उसको लाया गया थाने में, तो उसको बाकायदा कुर्सी पे बैठाया और प्यार से पानी पिलाया और बोला कि आप बताइए आपने कहां कैसे चोरी की। वो थोड़ा मानता है ऐसे, क्योंकि हर बार जज साहब एसएचओ को डांटते थे कि आप क्यों मारपीट करते हो। अब इस बार उसने मारपीट करना बंद कर दी। उसने कहा भाई साहब, आपने जज साहब के घर चोरी की? मैंने नहीं की। सब उसको पूछा, वो एसएचओ बड़े प्यार से उसको पूछता, जिस तरह जज साहब चाहते थे कि प्यार से पूछना चाहिए दूसरे केसेस में। जब अपना हुआ तो फिर बार बार, जब उसने कहा सर वो आया था लेकिन वो तो माना नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसका जुल्म तो कबूल हुआ नहीं, रिकवरी हुई नहीं। तो जज साहब कहते हैं ऐसे थोड़ा होता है, आप मारते तो उसके 4 थप्पड़ लगाइए। बोला आप ही तो मुझे हर केस में कहते हैं आप क्यों मारपीट करते हो। तो मारपीट के बगैर तो सीधा, इसीलिए मैं कहना उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। फिर वही जज साहब एसएचओ को बोलने लगे कि आप इसको जरा 4 थप्पड़ लगाइए, इसकी मालिश करिए और निकलवाइए चोरी। तो ये होता है दोहरा मापदंड। जब अपने ऊपर आता है तो फिर आप चाहते हैं कि 4 थप्पड़ भी मारिए। जब दूसरे का केस होता है तब आप एसएचओ को हड़काते रहते हो। ये एक्चुअली हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जब अपने ऊपर आती है तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आप देखिए मेरे देश के हित में क्या है, मेरे लोगों के हित में क्या है। यू आर जज देयर फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री, यू आर डिलीवरिंग जस्टिस फॉर द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। जब आपके वहां से इंसाफ नहीं होता है, फिर इस तरह की नौबत आती है, गुंडाराज बढ़ता है। जब सही मुजरिमों को सजा, जो मुजरिम हैं उनको सजा नहीं मिलती है, फिर वो गुंडा बनते हैं, फिर वो माफिया बनते हैं, बिकॉज उनको सजा टाइमली नहीं मिल रही। जब एक का केस जो है 20-20, 25-30 साल चलता है तो उस और विटनेस उनके खिलाफ कोई पेश नहीं हो जा, वो हर केस में बरी होंगे, वो फिर गुंडा राज करेंगे ही करेंगे। तो उनको ठीक करने का तरीका वही है जो योगी आदित्यनाथ ने किया। हम छोटे छोटे लेवल पे करते हैं। यहाँ मैं एसपी सिटी जम्मू था, 1991 की बात है, कितने साल हो गए, 35-36 साल। यहाँ गुंडा राज इतना था, एवरी डे 5-6 स्टैबिंग्स होती थी और गुंडे काबू नहीं आते थे। अल्टीमेटली फिर वही करना पड़ा, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वही जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अल्टीमेटली सब भाग गए यहाँ से, जो सेकंड एंड थर्ड और पहले वाले जो फर्स्ट रेटर थे वो सारे साफ हो गए, दूसरे सेकंड एंड थर्ड वाले भाग ही गए। 1-2 साल आने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को के लिए इंसाफ चाहिए, उनको अमन चाहिए, लोगों को रूल ऑफ लॉ नॉर्मल लोगों के लिए चलता है, गुंडागर्दी और माफिया में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता। जी सर,
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पुलिस कोई कानून से ऊपर थोड़ी है, सजा देने का काम पुलिस का नहीं हमारा है। लेकिन अगर आपके सामने कोई अपराधी गन तान कर खड़ा है, पिस्तौल तान कर खड़ा है, भागने की कोशिश कर रहा है, कई मामलों में तो पुलिस की गन लेके भाग जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या करे? योगी जी ने बिल्कुल ठीक है, या गोली चलाएंगे या खाएंगे, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते। और सर, क्यों भूल जाते हैं लोग कि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? अहमद, ठीक मुख्तार है, अहमद अंसारी, किस तरह के मुख्तार गैंग, नकवी, बड़े माफिया थे। बिल्कुल। और इस माफिया का इतना डर था कि पुलिस वाले सामने नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मैं सच्ची बात बताता हूँ, पुलिस वाले आगे इसलिए नहीं आते थे कि उनके परिवार को उड़ा दिया जाता था। विटनेस सामने नहीं आता था कि विटनेस कोर्ट में जाने से, पेश होने से पहले उड़ा दिया जाता था। ऐसे में आप कौन सा रूल ऑफ लॉ बताइएगा? आप कैसे चलाइएगा? और अगर पुलिस वाले पे गोली चलाएगा तो वो या तो खाएगा या मारेगा। तो खाएगा क्यों फिर? मारेगा ही ना, मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेगा, फिर ही विल लूज। उसकी फैमिली कहां जाएगी? तो ऐसा है, इस तरह का लेक्चर देना बहुत अच्छा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हम सब इज्जत करते हैं, रूल ऑफ लॉ, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता। मैं अगर टेररिस्ट को कहूं कि मैं रूल ऑफ लॉ फॉलो करूंगा, तू पहले सावधान, अब मेरे कानून में तो लिखा है पहले सावधान करिए, तो मैं उसको सावधान करूं, अगला सावधान पूरा नहीं होगा, गोली इधर आएगी, तो आई हैव टू गिव हिम सरप्राइज एंड किल हिम। तो यही रूल माफिया के लिए भी है, यही रूल गैंगस्टर्स के लिए भी है। जी सर, मुख्तार अंसारी के बारे में तो ये कहा जाता है कि जिस जेल में वो रहता था वहां पर अंदर बाकायदा एक पॉन्ड बनाया गया था, जब फ्रेश मछलियां रखी जाती ताकि वो खाए, उसका खाना बनता था। डीएम टाइप लोग तो उसके साथ शाम को बैडमिंटन खेलने के लिए जेल में जाते थे। ये होता था समाजवादी पार्टी के राज में। बिल्कुल सही। और हम सब ने देखा है कि जेल स्टाफ इशारों पे माफिया के कैसे नाचता है। जेल स्टाफ, मैं तो इसको हमेशा कंपेयर करता हूं टेररिज्म के साथ। हमने देखा यहाँ यहाँ जम्मू में कोट बलवाल जेल है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन, वहां ये जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है ये वहां रहता था। अगर आपको याद होगा, आपने सुना होगा, इसको मेरी ड्यूटी लगाई गई थी जब कंधार हाईजैकिंग हुई थी, तो 3 लोगों को छोड़ा गया जिसमें अजहर मसूद भी था। और इसको लेकर मुझे मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन और सबसे बुरी घड़ी वो थी जब मुझे अपने दिल को मार के इसको लेके जाना पड़ा और हैंड ओवर करना पड़ा दिल्ली से, जो स्पेशल जहाज आया था। और फिर कंधार से हमारे वो जो हाईजैक प्लेन में लोग थे उनको सुरक्षित बचाया गया। तो अजहर मसूद का मैंने देखा है जो प्रिजन में क्या टेरर था। बहुत सारे जेल का स्टाफ उससे ताबीज लेते थे कि ये पीर साहब है। दहशत, आज देखिए पूरी दुनिया यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कितने लोगों को। और मुझे मालूम था, मैंने उस वक्त के पुलिस चीफ को कहा भी कि सर जिस दिन ये छूट जाएगा ये हजारों लोगों को मारेगा। और वो सच हुआ। कई बार आपके मुंह से ऐसी बात निकलती है जो सच होती है, और वही हुआ। हजारों लोगों, उसने पार्लियामेंट पे अटैक करा, उसने क्या क्या नहीं करवाया, कितना लंबी लिस्ट। तो यही हाल माफिया का, जो यूपी में आप देखते हैं, जो आप मुंबई में देखते हैं, जो अंडरवर्ल्ड है, ये क्या क्या नहीं करते हैं। दाऊद इब्राहिम का आप जानते हैं अंडरवर्ल्ड का क्या रोग था, किस तरह पूरी बॉलीवुड को कैसे नचाता था। उसके गुर्गे जो है उनको पुलिस वाला हिम्मत नहीं कर सकता था, अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की उसको उड़ा दिया जाता था। तो वहां कौन सा रूल ऑफ लॉ लगा लीजिएगा? वो दुबई से ऑर्डर देता था सो एंड सो को उड़ा दीजिए, कौन सा रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। इन गुंडों के साथ अगर मैं रूल ऑफ लॉ फॉलो करता रहूंगा तो मैं खुद ही गया। तो ये बात हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को समझनी चाहिए। बाकी ठीक है, रूल ऑफ लॉ सर माथे पे, हम भी नॉर्मल जो चोरी वाले केसेस हैं, जो नकब लगता है, जो रेप अटेम्प्ट होते हैं, जो दूसरे किसी से चेन स्नैचिंग होती है, उसमें पूरा पूरा कानून फॉलो किया जाता है। उसमें 99% केसेस में इंडियन पुलिस जो है वो रूल ऑफ लॉ को ही फॉलो करती है और ऑनरेबल जजेस के सामने पेश किया जाता है। सजा ऑनरेबल कोर्ट ही देती है, उसी का हक है सजा देना। लेकिन अगर मेरे ऊपर गोली चलाएगा कोई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सजा कोर्ट ने देनी है, मुझे या तो खुद मरना है या मुझे मारना है। जी
सर, बात तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बीच में एक मुद्दा उठाया कि आप अजहर मसूद को छोड़ने के लिए गए थे, तो जब उसको आपने जेल से लिया था तो कैसे तेवर थे उसके? तब तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि देखिए मैं तो आजाद होके जा रहा हूँ, मुझे तो आजाद करवा लिया मेरे बंदों ने। अरे अंजू जी, उसके चेहरे का, जब मुझे सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि सर आपका वो अजहर मसूद को लाया है, आप ले लीजिए, तो मैंने गाड़ी जो लाई थी वो जेल का जो आउटर गेट और इनर गेट है उसके बीच में गाड़ी लगाई, और मैंने देखा तस्वीर लेके बैठा था, और उसकी घिनौनी मुस्कुराहट देखनी चाहिए थी। उसको पता लग गया था कि मेरे लिए डिमांड है, मुझे छोड़ दिया जाएगा। मतलब वो जो होती है ना, कुटिल मुस्कुराहट। हाँ, कुटिल मुस्कुराहट, वो उसके मुंह चेहरे पे थी। और मैंने कहा इस ब्लडी फूल का वो चेहरा ढकिए, मंकी कैप बनाने की। तो वो अपने आप को दादा समझता था कि मुझे कोई हिम्मत कर सकता। उसके लोग ताबीज लेते थे तो उसको ब्लडी जबरदस्ती मेरे 2 PSOs ने पकड़ के मुर्गा बना के उसको मंकी कैप बनाई। बाहर मीडिया का जमघटा लगा था गेट के बाहर। उन्होंने मुझे आदेश था कि इसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। और वहां से कोई 15-20 किलोमीटर है कोट बलवाल जेल से टेक्निकल एयरपोर्ट, जहां जहाज आया था, और एक सीनियर अधिकारी दिल्ली से आए थे, उनका नाम लेना अच्छा नहीं, तो उनको हैंड ओवर करना था। तो आप देखिए इस तरह के उसको फिर जिप्सी के पीछे बैठाया, 4 PSO चारों तरफ गन लगा के साथ लेके वी टुक हिम। तो ये एक ऐसा काम मुझे करना पड़ा जो मुझे सारी जिंदगी तकलीफ देता रहेगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन उस वक्त सवाल 250 के आसपास जानों का भी था जो कंधार में बैठी हुई थी, रिहाई का इंतजार कर रही थी, इसलिए इतना बड़ा टफ डिसीजन उस वक्त की सरकार को भी लेना पड़ा और आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यही है कि जब पुलिस अपना काम करती है तो उनके साथ ढाल बनकर खड़े ही होना पड़ता है। अगर आप पुलिस का मनोबल गिरा देंगे, अभी जो टीका टिप्पणी की गई, तो इसमें तो कितना मनोबल गिरा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का। वो तो योगी आदित्यनाथ उनके बचाव में खड़े हो गए ढाल की तरह, तब उनको लगा होगा हमारे पीछे कोई है, हम काम कर सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित होकर। देखिए अंजू जी, ऐसा है, अगर आज सरकार उनके साथ खड़ी नहीं होगी और इस तरह के जज साहब 2-3 बार ऐसे कमेंट्स कर देंगे, तो अल्टीमेटली मोराल पे इस फोर्स चलती है। ये मेरी बात याद रखें, क्योंकि मैंने खुद 35 साल फोर्स को कमांड किया। मोराल एंड गुड लीडरशिप इज ऑल दैट मेक्स डिफरेंस। यही यूपी पुलिस पहले भी थी। पहले गुंडागर्दी खुलेआम होती थी, कोई लेडी शाम को बाहर नहीं निकल सकती थी, किसकी बेटी को कौन उठा ले जाए, कोई विटनेस कोर्ट में पेश नहीं हो सकता था, कोई कन्विक्शन नहीं होती थी बिकॉज विटनेस ही नहीं आते थे, कोई गवाही ही नहीं देता था। तो जज साहब को ये समझना चाहिए। अगर आप चाहते हैं दोबारा, यही 1-2 बार और कमेंट करिए, यही पुलिस, और योगी जी को हटा लीजिए, यही पुलिस बैठ जाएगी। अगर ना हुई तो बोलना वैद साहब गलत बोल, आप योगी जी को वहां से हटा दीजिए और इस तरह के 2-3 बार पुलिस वालों को पेशी करवा दीजिए। यही यूपी दोबारा वैसा ही हो जाएगा। पूरे देश ने देखा कि गुंडागर्दी को किस तरह से, जो योगी जी ने बोला था कवर में डाल दूंगा, में मिला, और वो मिला के दिखाया। और इस देश को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उसके बावजूद भी आप देखिए, यूपी इतना खतरनाक स्टेट है, आज भी गुंडागर्दी, मतलब चाहे 5% 10% ही हो रही है पहले से, लेकिन इतना वहां वो सर उठाते हैं। जरा सा ढीलपन होगा, अब देखिए वहां दोबारा कैसे हालात बिगड़ते। तो ये बात जस्टिस को रियलाइज नहीं करनी चाहिए, जज साहब को रियलाइज नहीं करनी चाहिए। वो भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, कोई ऊपर से मून से तो नहीं आते ना, इसी सोसाइटी में रहते हैं। उनको नहीं पता लगता कि हमारी बेटी के साथ क्या हो सकता है? उनको नहीं लगता है कि हमारे सामने ठीक है, बोलिए जरूर, रूल ऑफ लॉ, लेकिन ऐसे गुंडों को ट्रीट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और कोई आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते, सीधे उंगली से घी नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर।
मनोबल गिरता है और अगर 1-2 बार ऐसी टिप्पणी आ जाए तो फिर पुलिस का मनोबल गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, जो शुरुआत से कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर इस तरह के अपराधी जब भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस की गन छीन लेते हैं, हाफ एनकाउंटर होता है, तो कम से कम 10 और जो ऐसा करने की सोच रहे होते हैं, उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि हमारा भी यही हश्र होगा। योगी तो कहते हैं इस चौराहे पर करिए अपराध, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। वो तो बोलते हैं सीधे और अब यही देखिए अब देखिए इसी कानून व्यवस्था की वजह से आज यूपी कहाँ खड़ा हो गया है। आज वहां फिल्म इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर बन रहा है। यूपी का नक्शा, इन्वेस्टमेंट करोड़ों की आ रही है, वहां उसका नक्शा, हाईवेज देखिए, डेवलपमेंट देखिए, ये सब मुमकिन हालात की, जहां हालात खराब होते हैं वहां ये मुमकिन ही नहीं। मोस की फैक्ट्री लखनऊ में लग गई है, जैसे आपने कहा डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है, तो ये सब चीजें भी देखनी चाहिए और ये तभी होता है सर जब वहां पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो और उसकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर हो, उनके साथ खड़ा होना तो बहुत जरूरी है। तो राज्य के सीएम अगर उनके साथ खड़े सर तो फिर तो उनका मनोबल गिरने का सवाल ही नहीं उठता और इसीलिए यूपी जाना जाता है। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।